एक विश्वास करके एनडीटीएफ लेड डूटा बनाने का जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हुआ और आज हम सब लोग इस डूटा ऑफिस में एकत्रित हुए हैं। हमारा सेलिब्रेशन जो है वो इस बात से शुरू होगा कि हम जल्द से जल्द जो हमारी इश्यूज हैं उनके रेजोल्यूशन के ऊपर कार्य शुरू करें। यही हमारा सेलिब्रेशन। और उस सेलिब्रेशन का जो फल मिलेगा वो वही है कि जब हमारे एक एक इशू रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे तो हमारे सेलिब्रेशन के कोई अलग मायने नहीं है। वो मायने यही हैं कि हम जो भी विषय शिक्षकों के हैं उसको एप्रोप्रिएट फोरम पे लेके जाएं। जहां पर अपने को स्ट्रगल करने की आवश्यकता है वहां स्ट्रगल करेंगे। जहां पर हमको एजिटेट करने की आवश्यकता रहेगी वहां एजिटेशन के अंदर कोई कुताही नहीं होगी। सभी ग्रुप्स को साथ लेके चलने की पूरी पॉलिसी रहेगी। स्टाफ एसोसिएशंस के साथ में कॉन्फिडेंस, जनरल टीचर्स के साथ में कॉन्फिडेंस, पूरी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के अंदर, हमारी फंक्शनिंग के अंदर कि हम जब किसी सरकार से मिलते हैं, किसी ऑफिशियल से मिलते हैं, हमने क्या पत्र और क्या ज्ञापन सौंपे, उन्होंने हमें क्या जवाब दिए, उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी शिक्षकों के साथ में और मीडिया के साथ शेयर करे जाएगी। इस ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग चलेंगे। सभी को अपने साथ जोड़ना है। अब डूटा के अम्ब्रेला के नीचे एनडीटीएफ के हर एक साथी कंधे से कंधा मिला करके काम करेगा। पहले भी करता रहा है, लेकिन अब और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लीड रोल के अंदर है। और बाकी सारे शिक्षक संगठन जितने भी हमारे यहाँ ग्रुप्स इस विश्वविद्यालय में चलते हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से मेरी अपील है कि वो सब लोग अपने बाकी सब चीजों को छोड़ते हुए एक बार डूटा के साथ हम सब लोग मिल करके चलें, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, शिक्षक आंदोलन को आगे ले जाएं, ताकि जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स हैं, खासतौर पे रेगुलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एडहॉक, चाहे आप उसको एब्जॉर्प्शन कहें, लेकिन हमारा केंद्रीय सरकार से सीधा ये कहना है कि हम इसमें कोई स्पेशल प्रोविजंस चाहते हैं ताकि कोई भी एक शिक्षक साथी इस विश्वविद्यालय से डिस्प्लेस ना होने पाए जब उसकी नेचर एडहॉक बेसिस से परमानेंट बेसिस में कन्वर्ट हो। तो उसके लिए हालांकि हमारी जानकारी में है ये और जल्दी में ये जानकारी में आया, इसे आज ही मालूम चला कि एकेडमिक काउंसिल मीटिंग भी 10 तारीख की फिक्स कर दी गई है। और हमारे ये भी जानकारी में है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द यहाँ पर इंटरव्यूज कुछ शुरू कराना चाहता है, लेकिन हमको सुरक्षा कवच चाहिए पहले। हमको सुरक्षा कवच चाहिए, हमको ईडब्ल्यूएस की सीटें पहले चाहिए, हमारे को वो तमाम प्रोविजंस चाहिए जिसके माध्यम से हमारे सारे शिक्षक साथियों के साथ न्याय हो सकता है। तो हमको उस दिशा में कार्य करना है। इसलिए हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है और उस लिमिटेड समय का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में सही तरीके से आप सबके सहयोग से करना है। और मैं सारे शिक्षक संगठनों से और साथियों से कहूंगा, और बहुत जल्द हम डूटा एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी कन्वीन करेंगे ताकि आने वाली एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग के बारे में भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सके और हम आने वाले समय में जो एक रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जिस तरह से हम शिक्षक हितों को प्रोटेक्ट करते हुए उनको सेफ्टी देते हुए चाहते हैं वो कर सके, उसके ऊपर भी हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार से पूरे मेरे प्रेस के साथियों के माध्यम से ये अपील है कि वो लोग जो हैं जो हमारे फंड कट लगाया हुआ है दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों पे, वो सारे फंड्स पूरे तरह से रिलीज करें ताकि सबकी रेगुलर वे में सैलरी हमारे एम्प्लॉयज को मिले, टीचर्स को मिले और हमारे जो बाकी अलाउंसेज या बाकी चीजें, हमारे मेडिकल बिल्स रुके पड़े हैं, हमारे और सब समस्याओं से हमको जूझना पड़ रहा है, वो भी करें। और हमसे बातचीत अगर वो करना चाहें हम तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। एक बार नहीं हम 10 बार उनके पास जाने के लिए तैयार हैं, ये कहने के लिए और समझाने के लिए। लेकिन अगर ये बातें हमारी समयबद्ध तरीके से सेटल नहीं होंगी तो फिर हम इसके लिए पूरी तरह से स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं और सोच समझ कर एक लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल हम फिर दिल्ली सरकार के खिलाफ लॉन्च करेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री दिल्ली के और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी
हमारी इस समस्या को समझेंगे, क्योंकि जिन रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से दिल्ली विश्वविद्यालय के जब 52-53 कॉलेज जो यूजीसी से फंडेड है वो बिना किसी रोक टोक के और फाइनेंशियल क्राइसिस के चल सकते हैं, तो क्यों नहीं फिर ये जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो दिल्ली सरकार से 12 कॉलेज जिनकी फंडिंग है वो क्यों नहीं चल सकते? आफ्टर ऑल नियम तो दोनों के लिए सेम ही है। तो आप फंडिंग पैटर्न या फंडिंग असिस्टेंस का फॉर्मूला इस विश्वविद्यालय में दो तरह का नहीं कर सकते। तो ये भी बात हम हमेशा इस बात को पॉइंट आउट करते रहे हैं कि सरकार किसी भी माध्यम से अगर सेल्फ जनरेशन ऑफ फंड के ऊपर बहुत जोर देना चाहती है तो शिक्षक इसको डूटा इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। अभी भी इस देश में फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स 50% से ज्यादा अभी विश्वविद्यालयों में आते हैं। विश्वविद्यालय ना तो किसी तरह के मूव्स के लिए, ना तो किसी तरह के सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के लिए, और ना ही विश्वविद्यालय जो है वो किसी तरह के और इस तरह के रिफॉर्म्स जिससे कि कमर्शलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन होता है वो तैयार है। तो इसलिए उन सबके लिए जो उनको हम इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से सबको इंक्लूड करना चाहते हैं, उन सबको इंक्लूड अगर सरकारें चाहती हैं और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर वो चाहती है 50% तक जाए, तो हम ये चाहेंगे कि वो पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस की संख्या भी बढ़ाए और हायर एजुकेशन के अंदर फंडिंग का भी बढ़ाए। क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि जो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर सेल्फ फाइनेंसिंग बोर्ड के ऊपर कोर्सेज चल रहे हैं, यहाँ पर हायर फीस पे कोर्स चलते हैं। आज की तारीख में दिल्ली में ऑलरेडी जितने सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज हैं उसकी सीटें तक पूरी नहीं कर पाती। तो जब उस मोड के ऊपर यहाँ का समाज और यहाँ की जो हमारी व्यवस्था और साथ साथ जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है, जब वो अलाउ ही नहीं करती कि वो उस तरह के सेल्फ फाइनेंसिंग मोड को अफोर्ड कर सके, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप हायर एजुकेशन के ऊपर सरकार की नीति के हिसाब से हम और ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकारी फंडिंग जो है वो हर माध्यम से बढ़ाई जाए। और इवन हम तो ये अपील करेंगे दिल्ली की सरकार से भी कि जो आईपी यूनिवर्सिटी के जितने उनके जो कॉलेजेस हैं जहां पर सीटें खाली भी रही जा रही हैं, वहां पर क्यों ना आईपी यूनिवर्सिटी सरकार के माध्यम से वहां पर फीसें बिल्कुल घटा करके उन सीटों को भरे, ताकि जो गरीब छात्र, होनहार छात्र हैं जिनको एजुकेशन की आवश्यकता है, उनको आप एजुकेशन के एम्बिट में ला सके। तो हम तो इस सारी पॉलिसी को आगे लेके चलने वाले हैं और डूटा की हमेशा से लॉन्ग स्टैंडिंग यही एक स्ट्रेटेजी रही है कि हम लोग पब्लिक फंडिंग को बचाना चाहते हैं और बल्कि एक्सपैंड कर, सिर्फ बचाना नहीं चाहते, हम तो एक्सपेंशन चाहते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो आया है हमारा प्रोविजन, उसके माध्यम से हमारी ये सरकार से अपील है कि आप उस तरह से हर केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ कम से कम 4 से 5 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस पूरे देश भर में खोलिए, ताकि 100 के करीब नए कॉलेजेस आए और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है अंत में एक हायर एजुकेशन जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है वो केंद्र सरकार की मदद से खुले और वो रोल मॉडल की तरह से स्टेट गवर्नमेंट को भी एनकरेज करें कि स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को खोले, ताकि हमारे जितने मेधावी छात्र जो अलग अलग प्रांतों में जो हमारे ये अभाव रह जाता है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, फैसिलिटीज है नहीं, इंस्टीट्यूशंस है नहीं, हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता दिल्ली आने के लिए, तो उनको फोर्सेबली कई बार बहुत मेधावी छात्रों को जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम में जाना पड़ता है, जिसके कारण से वो इतनी प्रोग्रेस उनको करना चाहिए। क्योंकि आज भी एक डिवाइड है, चाहे हम इसको कितना भी मना कर लें, लेकिन जो रेगुलर कोर्सेज, जो रेगुलर कॉलेज चलते हैं, वहां पर दी गई शिक्षा के अंदर ये हमारे मानसिक उसके अंदर है, और जो ओपन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से है, वहां एक क्लियर कट डिवाइड है। उस डिवाइड को वैसे खत्म होना चाहिए, हमारी ये मानना है। परंतु फिर भी जो रेगुलर कोर्सेज के अंदर और रेगुलर जो कॉलेज चलते हैं उसके अंदर संख्या छात्रों की बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन में बढ़ना ही चाहिए, और उसके लिए सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स हों या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हों, वो प्रयास करें। और भी जो एजेंसीज नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम करती हैं, लेकिन सरकार की पूरी फंडिंग के हिसाब से अगर वो इंस्टीट्यूशंस कुछ खोलना चाहें, ऐसी कोई संस्थाएं जिन लोगों के जमीन या वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन 100% फी जो है और उसका खर्चा अगर सरकारें उठाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशन से, ऐसी ट्रस्टों द्वारा जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अगर उसके माध्यम से भी हायर एजुकेशन का विकास होता है तो हम उसका स्वागत कर सकते हैं। परंतु हम ये बर्डन के गरीब छात्रों पे या हमारे पिछड़े वर्ग के जो हमारे छात्र हैं उनके ऊपर कोई फी का बोझ पड़े
ये अभी हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आज भी मैंने जैसे आपको बताया 50% से ज्यादा बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं इस विश्वविद्यालय में ही, बल्कि देश के तमाम विश्वविद्यालयों में। तो हायर एजुकेशन को अगर बढ़ावा करना है तो सरकारों को अपनी नीति बिल्कुल साफ करनी होगी और उनको हर हालत में जो 6% जीडीपी की फंडिंग का उन्होंने प्रॉमिस किया, पहले कुछ ही 1-2 सालों के अंदर उसको अचीव करना चाहिए और बल्कि इसको बढ़ा करके 10% तक जीडीपी के अंदर जो इसका खर्चा है उस वहां तक इसको ले जाना चाहिए। अगर वो बिल्कुल सीरियस हैं कि इस देश का शिक्षा के माध्यम से, हायर एजुकेशन के माध्यम से कोई भला होना है, एक अच्छा सुदृढ़ समाज बनना है, कोई अच्छा नागरिक बनाना है और साथ ही साथ इस देश की प्रोग्रेस करनी है, हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है। उस ह्यूमन रिसोर्स को सही डायरेक्शन और सही अपॉर्चुनिटी देने की आवश्यकता है।